गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत आज की बड़ी जानकारी के साथ लखनऊ से खबर है, जहां सरदार पटेल की आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज 9:30 बजे जीपीओ स्थित पुण्यतिथि कार्यक्रम होगा और कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधिमंडल से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। 5 केडी मार्ग पर अपने आवास पर मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी। आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है और कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज 5 केडी मार्ग पर अपने आवास पर मुलाकात भी होने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसके अलावा सुबह 9:30 बजे जीपीओ स्थित पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे सुबह 9:30 बजे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, सपा की नीयत खराब है, अड़ंगा लगा रही है सपा, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। निकाय चुनाव में देरी के लिए समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता दलित और पिछड़ा विरोधी है, समय से चुनाव चाहती है सरकार। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सरकार तो समय से चुनाव चाहती है, लेकिन सपा की मानसिकता दलित और पिछड़ा विरोधी है, जिसका जो हक है उसे दिलाने की हमारी मंशा है। कोर्ट के हर आदेश का सरकार पालन करेगी। ये शब्द केशव प्रसाद मौर्य के हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की नीयत खराब है और समाजवादी पार्टी अड़ंगा डाल रही है और इसी वजह से चुनाव में देरी हो रही है। की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार है, समय से चुनाव कराने के लिए तैयार है। जो आरक्षण प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो आरक्षण के अधिकारी हैं उनको आरक्षण देते हुए चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए तैयार है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कई लोग, जिनकी मानसिकता सदा से, चाहे वह पिछड़ा विरोधी हो, चाहे वह दलित विरोधी हो, चाहे महिला विरोधी है रही है, वो चुनाव समय से नहीं चाहते। मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा सरकार उसका पालन करेगी। 20 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है निकाय चुनाव का ऐलान। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक लगाई है। अब निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लग गई है तो देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को समय दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर हुई थी और इसी को लेकर सुनवाई हुई। अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, यानी कुल मिलाकर 20 दिसंबर के बाद ये मान के चलिए कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर अभी सरकार ने रोक लगाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को वक्त दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही याचिका दायर हुई थी और इसी के मद्देनजर देखिए अभी कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाई गई है और 20 दिसंबर के बाद अब निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां किन्नर समाज ने अब सीएम योगी और चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है। निकाय चुनाव में किन्नर समाज की आरक्षण की मांग है। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने यह पत्र लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखकर आरक्षण की मांग की है। इस मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई भी होगी। तो किन्नर समाज की तरफ से देखिए एक और पत्र लिखा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखकर आरक्षण की मांग की गई है। मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी सुनवाई होगी। देखिए, निकाय चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी है, जहां किन्नर समाज की तरफ से भी आरक्षण की मांग की गई है और चीफ जस्टिस को और मुख्यमंत्री को भी देखिए पत्र लिखा गया है। और चलिए अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे अखिलेश की। दिल्ली से 24 का संदेश, क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी का चुनाव जीता है, अखिलेश यादव खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उन्होंने अभी से 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अखिलेश यूपी, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को मिलाकर एक नया फ्रंट बनाना चाहते हैं, जिसकी एक बड़ी झलक आज दिल्ली में उस वक्त आपको बीते कल भी दिखाई दी थी, जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपनी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली दफ्तर का उद्घाटन कर रहे थे। इसी मौके पर अखिलेश यादव और केसीआर एक साथ मंच पर मौजूद थे। अब सवाल बड़ा यह है कि अखिलेश जो तीसरा मोर्चा बनाने में लगे हुए हैं, क्या वो 24 की पिच पर पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा?
तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे अखिलेश, दिल्ली से 24 का संदेश। मैनपुरी की जीत से जोश हाई, अब दिल्ली में होगी लड़ाई। मैनपुरी लोकसभा ने और यहाँ के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को जिता के एक नई ऊर्जा दी है। अखिलेश के साथ केसीआर, महागठबंधन की जमीन तैयार। दो 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी 15 से 16 महीने की देरी हो, लेकिन अखिलेश ने अभी से चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, क्योंकि ये 3 दिन में तीसरी बार है जब अखिलेश तीसरे मोर्चे की तैयारी करते नजर आए हैं। 12 दिसंबर को अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर को एक मंच पर लाने की बात कही थी। देखिए, जो एक्सरसाइज लगातार चल रही है, कभी आपने बहुत दिनों से देखा होगा, आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने। अब 2 दिन के भीतर ही अखिलेश और केसीआर एक मंच पर एक साथ नजर आए हैं। हालांकि ये मौका टीआरएस के बीआरएस बनने का था, लेकिन इसका मकसद 24 की पिच पर तीसरे मोर्चे को एकजुट करने से जोड़ा था, जहां न सिर्फ अखिलेश और केसीआर मौजूद थे, बल्कि कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी भी थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दिल्ली आए और यहां पर उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इतना ही नहीं, आज अगर बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल के अब बीआरएस कर दिया, यानी कि भारत राष्ट्र समिति, और लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव। तैयारी चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो ऐसे में तमाम सारे राज्यों के क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की कोशिश तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। पहले सिर्फ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को साथ लेने की चर्चा थी, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की गोलबंदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और हर दिन एक नया चेहरा इसमें जुड़ता जा रहा है। जिस तरह से केसीआर के दिल्ली दफ्तर के कार्यक्रम में एचडी कुमारस्वामी शामिल हुए, क्या वो इस फ्रंट का हिस्सा भी बनेंगे? क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी का चुनाव जीता है, अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई हो गया है और अब अखिलेश मुलायम के नक्शे कदम पर चलते हुए दिल्ली की घेराबंदी में जुट गए हैं। मैनपुरी लोकसभा ने और यहाँ के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को जिता के एक नई ऊर्जा दी है। मैं एक बार फिर मैनपुरी के सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ। 2024 में हम लोग दिखा देंगे कि बीजेपी की हरकत को कैसे बंद किया जाता है। और उल्टी गिनती तो शुरू हो गई थी बिहार से ही, पटना से शुरू हो गई थी, और पूरे देश में संदेश जा रहा है कि जैसे भी हो हमें इकट्ठा होकर जो विपक्षी लोग हैं बीजेपी सरकार को हटाना है। तो इसका एक बड़ा हिस्सा है जो माननीय अखिलेश यादव ने आज किया। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात किए। वही अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में उपचुनाव में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में डिंपल यादव को जेडीयू ने समर्थन दिया था और खुद जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो 2024 से पहले तमाम तैयारियां की जा रही है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की। लेकिन उधर भाजपा दिल्ली में हो रही हर घटना पर बराबर नजर बनाए हुए है। हालांकि भाजपा का दावा है कि सपा कितने भी गठबंधन कर ले, इसका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 3rd, 4th, 5th कोई भी ये बनाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी अभी जब वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में आई थी तो कितनी सीटें जितवा गई अखिलेश यादव को। या अखिलेश बंगाल चले जाएंगे उनके लिए क्या, उनको कितने सीट जिता देंगे। अखिलेश अभी तेलंगाना जाएंगे तो वहाँ कोई वोट बढ़ा देंगे उनका क्या। या केसीआर अगर चले आएंगे यहाँ के ऊपर उत्तर प्रदेश में तो इनके कोई एक सीट इनको जितवा देंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अखिलेश जी देख चुके हैं जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा रालोद से बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको भी परास्त किया था। तीसरे मोर्चे की मोर्चाबंदी कितनी कारगर होगी ये तो 2024 के चुनाव में ही साफ होगा। लेकिन एक बात जो इस मोर्चे की तैयारी ने साफ कर दी है वो ये कि इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ाई 3 मोर्चों से लड़ी जाएगी, जिसमें एक तरफ भाजपा और उसके साथी दल होंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी, और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल होंगे। और इनमें से जो जीतेगा वही बनेगा दिल्ली का सम्राट। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां एएमयू में दलित छात्रों को आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। राज्यसभा सांसद बृजलाल ने आरक्षण के मुद्दे को उठाया है। कहा है कि अगर बीएचयू में आरक्षण है तो फिर एएमयू में क्यों नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित अधिनियम का उन्होंने हवाला देते हुए इस बात का जिक्र किया। कहा कि एएमयू में दलित छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए। राज्यसभा सांसद बृजलाल ने आरक्षण के इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि जब बीएचयू में आरक्षण है तो फिर एएमयू में आरक्षण क्यों नहीं है, और इस बात को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित अधिनियम का हवाला दिया। प्रयागराज से जानकारी, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष अपनी बहस खत्म कर देगा और मुस्लिम पक्ष को अपनी नई दलील पेश करने का मौका मिलेगा। मामले में सुनवाई पूरी तरह से कोर्ट अपना जजमेंट इस पर रिजर्व कर लेगा। तो देखिए, जब इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी तो कोर्ट अपना जो जजमेंट है, फैसला है, उसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन आज मुस्लिम पक्ष को अपनी नई दलील पेश करने का मौका मिलेगा इस पूरे मामले में। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस, जिसमें आज हिंदू पक्ष की जो अपनी दलीलें हैं वो खत्म हो जाएंगी और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख पाएगा, उसे एक मौका मिलेगा। और देखिए, ईडी को मुख्तार की 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब मुख्तार से पूछताछ करेगा। 23 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी में ही रहेगा मुख्तार अंसारी, और सरजील रजा की कस्टडी भी आज खत्म हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों कोर्ट में पेश होंगे। बीते कल देखिए, मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई थी और उसके बाद जहां मांग की जा रही थी 14 दिन की पुलिस कस्टडी की, तो कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी को मंजूर कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब पूछताछ होगी मुख्तार अंसारी से। और अब खबर है गाजीपुर से, जहां मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर केस में आज फैसला होगा। एमपी एमएलए कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल 1996 में मुख्तार पर गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले में सुनवाई पहले पूरी हो चुकी है, आज फैसले का दिन है। तो मुख्तार पर जो ये केस दर्ज है गैंगस्टर एक्ट के मामले में, इस पर आज फैसला कोर्ट अपना सुनाएगा। 1996 का ये मामला है जब गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था मुख्तार पर, और इस पर सभी तरीके की सुनवाई पहले पूरी हो चुकी है। आज फैसले का दिन है इस मामले में। और देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान शैक्षिक सत्र शुरू हुए 8.5 महीने बीत चुके हैं। 3.5 महीने के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में अब भी लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभिभावकों को खाते में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्वेटर और स्टेशनरी का पैसा तक नहीं भेजा गया। सर्दी में भी तमाम बच्चे बिना स्वेटर और जूते मोजों के ही स्कूल में आ रहे हैं। एबीपी गंगा जब पड़ताल करने के लिए वहां पर पहुंचा तो अभिभावकों ने अपना दर्द बयां किया, जिसने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। वर्तमान शैक्षिक सत्र को शुरू हुए लगभग 9 महीने का वक्त बीत चुका है, यानी कह सकते हैं कि सत्र कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। मार्च में सत्र खत्म होता है, अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके खाते में अब तक डीबीटी के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म का, स्टेशनरी का पैसा तक नहीं पहुंचा है। सर्दी आ चुकी है, लेकिन अब तक इन बच्चों के खाते में स्वेटर का पैसा नहीं आया, जूते मोजे का पैसा नहीं आया। तमाम बच्चों ने तो अपने संसाधनों से, उनके अभिभावकों ने इनके लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की है। आपको दिखाते हैं कि स्कूल में हम इस समय मौजूद हैं। उदयगंज में स्कूल है, यहाँ पर हमें तमाम छात्र छात्राएं भी दिख रहे हैं जिन्होंने पैर में जूते मोजे भी नहीं पहने। आप ये देखिए, ये बच्चे हैं चप्पल में स्कूल आ रहे हैं। जो यूनिफॉर्म के नाम पर कपड़ों की अगर बात की जाए तो आगे देखिए, बच्चा जा रहा है पैंट नहीं पहनी, लड़कियाँ जा रही हैं। एक चीज़ है किरण जी कि बच्चे ने यहाँ भी देख रहा हूँ अंदर तो स्वेटर पहना है, बाहर नहीं पहना। यूनिफॉर्म यानी कह सकते पूरी नहीं है। बच्ची ने जो सैंडल्स पहने हैं वो भी स्कूल यूनिफॉर्म के तो नहीं लग रहे। क्या वजह है? ये पैसा आया नहीं है बच्चों का, और मेरे अपने पास से ही लेके दिया हुआ है। थोड़ी घर की भी समस्या है, इसलिए पर नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चों को हम देख रहे हैं, अब तो दिसंबर चल रहा है, बच्चों ने पैर में जूते नहीं है, किसी ने स्वेटर नहीं पहना, ऐसा क्यों? बच्चों के खाते में पैसा नहीं गया है, लगभग आधे बच्चों के में जा चुका है, बाकी और प्रोसेस में है। बाकी और डिटेल आप विभाग से पूछिए। शैक्षिक सत्र में 9 महीने का वक्त बीत चुका है, दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी कह सकते हैं सत्र खत्म होने को है। लेकिन अभी भी प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके खातों में डीबीटी का पैसा नहीं पहुंचा, यानी जो पैसा उन्हें यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्टेशनरी के नाम पर मिलना था अब तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है। हमारे साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं क्या वजह है। संदीप जी, अब तो सत्र खत्म होने की तरफ है,
मार्च में ख़त्म हो जाता, अप्रैल से नया सत्र होता, लेकिन अभी तक लाखों स्टूडेंट्स के खाते में, अभिभावकों के खाते में पैसा ही नहीं पहुंचा। देखिए, संख्या इसकी आप तय नहीं है कि आप लाखों की संख्या में नहीं है। लगभग हर एक बच्चे के खाते में 100% हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक बच्चे तक जो डीबीटी की राशि है वो पहुंचा दी जाए। लेकिन कुछ पेरेंट्स और बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय में लगातार नहीं आते हैं, बच्चे विद्यालय में उनकी अटेंडेंस ना के बराबर है और डॉक्यूमेंटेशन जहां पे अभी पूरी नहीं हुई है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स का। कुछ ही ऐसे केसेस हैं जहां पे अभी जो डीबीटी की धनराशि है वो पहुंची नहीं। केवल गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में एक पीएचडी स्कॉलर की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। इस हत्या की वारदात को मृतक छात्र के मकान मालिक ने अंजाम दिया। आरोपी ने हत्या के बाद शव के 4 टुकड़े कर दिए और उसे गंग नहर में फेंक दिया। जब मृतक छात्र से उसके दोस्त संपर्क नहीं कर पाए तो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने अब इस सनसनीखेज हत्या के मामले का खुलासा किया और हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी मकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ हो रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उसे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ ज़मीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीज़ें इसने ले ली अपने पास और इसके बाद अंकित को गला दबा के मार दिया। उसके उपरांत इसने एक आरी लेके अंकित के शव के कई हिस्से किए और उनको अलग अलग स्थानों पर इसने डिस्पोज कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।